कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बहस का मुद्दा वही है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया बहस कर रही है कि इजराइल और हमास का युद्ध रुक जाएगा या महायुद्ध में बदल जाएगा। आगे क्या होगा ये तो करने वाले ही तय करेंगे, लेकिन आतंकवाद से जंग में पिक्चर साफ हो रही है कि कौन देश कहां खड़ा है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने कहा कि यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया ये सारी नफरतें आपस में जुड़ी हुई है और हमें नफरत का हर रूप नामंजूर करना होगा। इजराइल के समर्थन में आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और रोमानिया के प्रधानमंत्री भी इजराइल पहुंच गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी इजराइल जा सकते हैं, ऐसी खबर है। इजराइल ने कहा है कि हमास के पास दो ही चॉइस है, या तो वो सरेंडर करें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। कुछ इंटरनेशनल कसरतें रूस और चीन भी दिखा रही है। व्लादिमीर पुतिन आज चीन में है। पुतिन ने भी मिस्र, सीरिया, जॉर्डन के प्रमुखों से बात की है, ईरान से भी बातचीत की है। दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा और इजराइल ने भी गाजा पर हमले नहीं रोके तो फिर मुस्लिम देश भी रुकेंगे नहीं। ईरान मजहब के नाम पर लॉबिंग कर रहा है, लेकिन इस्लामिक यूनिटी का ताजा नमूना देखिए कि मिस्र और जॉर्डन ने गाजा के लोगों को शरण देने से मना कर दिया है। सोचिए, मुस्लिम देशों ने मुस्लिमों को शरण देने से मना कर दिया, जबकि झंडे डंडे को लेकर सभी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। भारत ऑपरेशन अजय के तहत आज इजराइल से अपने नागरिकों की 5वीं खेप में 286 लोगों को लेकर आ रहा है। इन्हें मिलाकर 1204 भारतीयों की वापसी हो जाएगी। बहस में यह भी जानेंगे कि जब भारत ऐसा कर सकता है तो 57 मुस्लिम देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अगर नहीं ला सकते तो क्या यह माना जाए कि फिलिस्तीनियों की चिंता सिर्फ एक ढोंग है और सारा प्यार सिर्फ हमास के लिए है। शो शुरू करते हुए हंसी आ रही कि जेएनयू वाले खड़े हो गए झंडे लेके कि फिलिस्तीन को जो है प्रताड़ित करना इजराइल बंद करे। पता नहीं हमास ने क्या किया, उसके ऊपर सब खामोश हैं। ये जेएनयू में ही हो सकता है साहब, और कहीं नहीं। तो मैं सीधे अपने बहस पे जाता हूं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अतीक साहब, नेता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंबर जैदी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारा इस्लामिक रिसर्चर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अतीक साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। मेरी सबसे पहला सवाल है आपसे, ये बताइए मुझे, आज आपने टोपी पहन ली, माशाल्लाह बड़े सुंदर लग रहे हैं काली टोपी पहन के आप। तो मुझे मत पहनाना, बस मैं टोपी नहीं पहनना चाहता हूं, अच्छा जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे कि ये बताइए, मिस्र ने मना कर दिया, बॉर्डर लगा हुआ है, जॉर्डन ने मना कर दिया, बॉर्डर लगा हुआ है। भाई अगर इस्लामिक ब्रदरहुड है, उम्मा है, तब तो ईरान और मिस्र को फिलिस्तीन के लोगों को गले लगा के स्वीकार कर लेना चाहिए। मुसीबत में फिलिस्तीन के मुसलमान। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी टोपी की तारीफ करी, लेकिन मैंने लास्ट शो में भी टोपी लगाई रही थी, आपने शायद मार्क नहीं करा। खैर कोई बात नहीं, आज मार्क करा आपने मेरी टोपी को, लेकिन मैं मेरे आज के वक्तव्य को जरूर मार्क करिएगा। देखिए दीपक जी, आज वैसा मसला नहीं है मुसलमानों के साथ में जैसा जेलेंस्की के साथ था। आपको याद होगा कि जेलेंस्की फूट फूट के रोए थे कि हाय हमको सबने फंसा दिया और सब भाग गए। यूरोप और अमेरिका जेलेंस्की को फंसा के भाग गया था। मुसलमान रो नहीं रहे, मुसलमान किसी से नहीं कह रहे कि मुझे मदद दो। लिहाजा जिसको मदद देनी होगी देगा, अल्लाह मददगार है हमारा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने जेलेंस्की को फंसाया था, वैसे तो मुसलमान नहीं फंसे हुए। देखिए, और दूसरे ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं, ये युद्ध को और बढ़ावा देंगे। अब रूस भी एक्टिव हो गया है, लिहाजा मुझे लगता है कि ये गड़बड़ होने वाला है। अमेरिका को चाहिए कि एक सोल्यूशन है कि फलस्तीनियों को उनकी जगह दे दी जाए, उनको घर दे दिया जाए। उसके अलावा जो कुछ जहां बनाना चाहता है, यूनाइटेड नेशन ने 2 पहाड़ किए थे, 2 जगहें दी थी दोनों को, उसको वहीं पर बराबर पे पहुंचना चाहिए। इजराइल अगर ये चाहता है कि वो कब्जा करके जिंदा रहेगा तो ऐसा नहीं है, कब्जा तो नहीं चलेगा। फलस्तीनियों की जगह उसको वापस देनी पड़ेगी। फलस्तीनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, पर आपने मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ये ईरान, मिस्र, इजिप्ट जो है वो और जॉर्डन बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे अपने मुसलमान भाइयों के लिए? बंद क्यों कर दिया उन्होंने? आज वहां के किंग अब्दुल्ला का बयान आया है, जॉर्डन के किंग का, कि देखिएगा मत हमारी तरफ। नहीं वही कैसे, मतलब कैसे कौम के खिलाफ जा रहे हैं तो जॉर्डन वाले और मिस्र वाले। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये सवाल आपको जेलेंस्की से भी उठाना चाहिए था कि जेलेंस्की कहां से आ गया भाई? जॉर्डन और ईरान की बात है। लेकिन यही बात है ना, ये वो भी छोड़ के भागे थे, उसका साथ नहीं दिया था। जेलेंस्की फूट फूट के रोए थे। तो लिहाजा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, पर मोदी जी भी तो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास। धोखेबाज नहीं है। अतीक भाई आप सुनते ही नहीं उनकी बात, वो जरूर मोदी जी की बात। वो जरूर जी जी
मोदी जी, अरे मोदी जी क्या साथ देंगे? संसद में मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही, वो साथ देंगे और उस अपने सांसद को वो स्टार लगा रहे हैं शाने के ऊपर। आप मोदी जी की कहां बात कर रहे हैं? मोदी जी किसी भी ये कहते हैं कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सबको अपने साथ बिठाते हैं। कहां मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? वो उनकी प्रवक्ता दूसरे बाहर के लोगों को कहते हैं कि वो तो फ्रिंज एलिमेंट हैं, लेकिन भारत में उनको कोई सजा नहीं होती, उन पे एफआईआर नहीं होती। आप मोदी जी की कहां बात कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, मोदी जी की बात मत करिए, आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, अतीक भाई, हाँ मुझे मालूम पूरे पैन को दिखाइए, नहीं पूरे पैन को। अतीक भाई मैं आऊंगा, मैं पूछूंगा कि अतीक भाई जो है वो बंदूक लेके कब जा रहे हैं फिलिस्तीन भाइयों के समर्थन में, क्योंकि युद्ध तो चलेगा ना इजराइल वाला। जाएंगे आप बंदूक लेके फिलिस्तीन भाइयों के साथ? बिल्कुल। देखिए, बैतुल मुकद्दस ऐसी चीज है, बैतुल मुकद्दस ऐसी चीज है कि उसके लिए हर मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार है। बैतुल मुकद्दस हम अपने दिल में बसाते हैं, अब उसके लिए जो भी करना पड़े आगे देखते हैं क्या होता है। आप फिक्र मत करिए, भारत सरकार बैतुल मुकद्दस का जो 2 एकड़ का एरिया है, मोहम्मद अतीक साहब, मैं 2000 में गया था वहां पे एक चर्च भी है और वहां पे टेंपल भी है यहूदियों का, उसके बारे में पता है आपको? देखिए मैं आपको बताऊं, जो चर्च है मुसलमानों ने कभी की ईसाइयों को नहीं भगाया। यहूदी जो दीवारें गिरिया है वहां रो रो के दुआ करते हैं, कभी मुसलमानों ने नहीं भगाया। लेकिन हमेशा यहूदियों ने घुस के मुसलमान अंदर मस्जिद की बेइज्जती करी, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका। सारा खदशा, सारी आज भी जुम्मे को फिलिस्तीनी वहां जाके नमाज पढ़ते हैं, आपको पता है अतीक भाई? कहां से पढ़ते हैं आप लोग? अरे नमाज पढ़ते हैं, गोलियों के साय में पढ़ते हैं, गोलियों के साय में पढ़ते हैं। मुफ्ती साहब थोड़ा, दीपक जी, अतीक भाई जाएंगे बंदूक लेके। मुफ्ती साहब चंदा अंदा करिए, गिफ्ट करिए। चलिए आप चलिए ना रिपोर्टिंग के लिए, साथ में चलिएगा। आप भी रिपोर्टिंग के लिए चलिएगा साथ में। बुढ़ा हो गया हूं, अब रिपोर्टिंग छोड़ दी मैंने, ज्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई। मुफ्ती साहब प्लीज। दीपक भाई देखो, मैं बात शुरू करूंगा इस्लाम से कि इस्लाम हमें, अगर डिफेंस मोड में भी हम जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो हमें क्या सबक सिखाता है, बच्चों की कैसे हिफाजत करनी है, बूढ़ों की कैसे हिफाजत करनी है, महिलाओं को कैसे सम्मान देना है, इस पर हम कभी बात नहीं करते। इस्लाम पीस की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है, और लोग यहाँ बंदूकों की बात कर रहे हैं। और जो पूरी, मैं कहता हूँ फिलिस्तीन उम्मा को जो मदद की ज़रूरत है, वो मजलूम कौम है। हमास भी जुल्म कर रहा है और हमास उनको मजबूर कर रहा है मरने पर। अब ये देखिएगा कि हमास ने जो इसराइल पर हमला किया, पूरी दुनिया के मुसलमान विद्वानों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी कि बच्चों के, बूढ़ों के, औरतों के साथ इस्लाम जंग में भी, डिफेंसिव मोड की जो जंग है उसमें भी इजाज़त नहीं देता बेहुरमती करने की। और मैं एक बात, ये जो अभी तबस्सुरपन कर रहे हैं बैठ करके मेरे एक पैनलिस्ट भाई, मैं आपको बता दूं, और मैं ये चैलेंज भी कर रहा हूं और ये मेरा दावा भी है कि पूरी दुनिया में अमन का पैगाम भारत से जाएगा, मोदी जी की क़यादत में जाएगा। चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, रशिया हो, यूक्रेन, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं, सब ने मोदी जी से बात की, मोदी जी ने सबसे बात की। सिर्फ मोदी जी ने शुरुआत जो की थी वो ये कहा कि हमास ने इसराइल के साथ जो किया है वो अच्छा नहीं है, और वो इस्लाम की, जितने पैनलिस्ट हैं सारे मुसलमान हैं, मैं 40-50 मिनट आपके साथ हूं। अगर इस्लाम इस बात की इजाज़त दे रहा है कि हमास ने जो इसराइल में किया वो जायज़ था, तो मेरा ख्याल, मैं आपके लिए 40 मिनट में मुझे सबूत दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। तो मोदी जी ने उसमें कोई गलत नहीं कहा। मोदी जी से, भारत से पैगाम जो शांति का जा रहा है, भारत जो पूरी दुनिया में पीस के लिए काम कर रहा है, मैं समझता हूं ये इस्लाम के भी हक में है, मुसलमानों के भी हक में है। अगर हमास की वजह से गजा पट्टी पर इसराइल बमबारी कर रहा है और वहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो जॉर्डन, लबनान, शाम, सीरिया, जो जो लगे हुए सबको स्वागत करना चाहिए था। शरणार्थी किसी भी देश में जाते हैं थोड़े दिन के लिए और वो फिर वापस हो जाते हैं जब जंगबंदी हो जाती है। और दीपक भाई, एक सबूत में, और इससे मैंने निकाला, कल परसों से मैं सारी चीजें देख रहा हूं, तहकीकात कर रहा हूं, कि लाखों लोग हमास से जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गजा से, इसका मतलब यह है कि गजा में भी सब लोग हमास के साथ नहीं हैं। महमूद अब्बास जो वहां फिलिस्तीन के राष्ट्रीयपति है, वो चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमास ने जो कुछ किया है वो गलत किया है, हमास ने फिलिस्तीन पर जंग थोप दी है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे।
मैं कहता हूं हमास एक आतंकवादी संगठन है और हिंदुस्तान में उसको सिंपैथी मिले तो जो भारत से खुशबू जानी है, एक पैगाम पीस का, अमन का जाना है, तो मेरे ख्याल उसमें हम लोग बाधा बन रहे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी जी पूरी दुनिया के लिए भारत से शांति के दूत बनकर पूरी दुनिया के सामने आए हैं। G20 से बहुत ताकत के साथ यह पैगाम दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ है भारत और सदा रहेगा। भारत की नीति आतंकवाद के साथ नहीं हो सकती और देश की जो हमारे जो विदेश पॉलिसीज हैं वो हमारी सरकार तय करती है। MU, पर्सनल लॉ बोर्ड, हम इस्लामिक स्कॉलर यहाँ टीवी पर बैठकर बकवास करते हैं, इससे वो सब चीजें तय नहीं होती। हमें अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ, राष्ट्र हित में जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है, हमें बाहें खोलकर सरकार की उस बात का स्वागत करना चाहिए। और जैसा कि अभी ये कह रहे हैं कि मैं बंदूक लेकर के चला जाऊंगा, तो भाई जिसको जाना है वो एक चिट्ठी लिख दे सरकार को कि हम वहां जाकर के जिहाद करना चाहें और देश की जान छोड़ें। कम से कम इस देश की इस फितने से जान बच जाएगी। और बार बार जो इस तरह के जो आप लोग अमल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तौहीन आमेज हरकतें हैं, इससे इस देश की जान छूट जाएगी। अल्लाह के वास्ते जिसको जाना है वो चले जाए। देखिए अतीक भाई, आप भी तो जाना चाहते हैं क्या? अतीक भाई कह रहे थे कि ये तमस्खुर, मैं आ रहा हूँ। ये दूसरे अतीक भाई से, अतीकुर रहमान साहब का सवाल है, मोहम्मद अतीक से नहीं। अतीक भाई मैं आता हूँ आपके साथ, आता हूँ। अतीकुर भाई, आपको भी दूसरे अतीक भाई के साथ जाना है फिलिस्तीन? मैं बात कर सकता हूँ अतीक साहब? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। मोहम्मद अतीक साहब, पूछ रहा हूँ आपको भी जाना है क्या उनके साथ फिलिस्तीन? जी 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 दीपक जी, मैं जानता हूँ मुझी से सवाल कर रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा था कि पैलेस्टीन, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों को हासिल होगा अंडर कंप्लीट UN सैंक्टिटी ऑफ लॉ। आई रिपीट, पैलेस्टीन, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों को हासिल होगा विद कंप्लीट लॉ, ऑर्डर एंड UN सैंक्टिटी। क्या आप फिर से आप मुझसे कल ये सवाल करेंगे? अच्छा चलिए, आप बताना नहीं चाहते कि आप अतीक भाई के साथ गन उठा के जाना चाहते कि नहीं? मुझे एक बार बताइए, यूएन ने 1948 में जो है इजराइल और फिलिस्तीन बना दिया था, अरब देशों ने क्यों नहीं माना? वायलेंट एजेंडा। दीपक जी, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ना मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, काउंटर सवाल बोल लीजिएगा आप, जितने मिनट बोलना है आपको। मुझे बताइए, 1948 में दीपक वोरा साहब बोलते हैं यूएन ने बना दिया, माना किसने नहीं? माना अरब देशों ने नहीं कि हमको ये फिलिस्तीन नहीं चाहिए, ये यहूदियों को मार के बाहर करो। ठीक है, अगर एम्बेसडर साहब ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीन ने नहीं माना, अरे अरब देशों ने नहीं माना सर। अरे सुनिए ना, आप बीच में बोलेंगे और इस तरह से। भाई अगर पैलेस्टीन ने नहीं मांगा तो 1948 से अब तक के यूएन ने क्या किया? भाई हम अपने प्यारे मुल्क भारत में बैठे हुए हैं और आपकी पिछले 8 दिनों में जो कोशिश जारी है कि पुरजोश तरीके से भारत के मुसलमानों को आतंक से जोड़ दें, पिस्तौल से जोड़ दें, गन फाइट से जोड़ दें, और आप नाकामयाब रहे हैं पिछले 8 दिनों में। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मेरी समझ के बाहर है। भाई हमने, भारत के मुसलमानों ने भारत की सरकार का 1948 में भी साथ दिया था, महात्मा गांधी का भी साथ दिया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट का भी साथ दिया था। अब आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी का भी दीजिए ना, उनके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं अतीकुर साहब? ये तो बताइए मुझे, मोदी जी का भी साथ दीजिए, मोदी जी का देते ही नहीं आप। 30 सेकेंड दीपक जी, वोरा साहब शायद जवाब देंगे क्योंकि बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने 6 दिन देरी क्यों कर दी ये बात कहने में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि हम पैलेस्टीन के कॉज के साथ हैं? ये 6 दिन की दूरी डेलिबरेट क्यों थी? ठीक है, मैं दीपक वोरा समझ लूं, अंबर, उसके बाद तुरंत बाद में आपके पास आता हूं। एम्बेसडर वोरा, मुफ्ती साहब मैंने देख लिया आपका हाथ। अतीक भाई भी गजब सवाल खोज के लाते हैं। सवाल क्या है सर, बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं कि 6 दिन की दूरी क्यों की, ये बताने में कि हम इजराइल के भी साथ हैं, फिलिस्तीन के कॉज के साथ भी। अब आ रही हूँ सर, जब आपके चैनल पर आता हूँ ना, लगता है अपने घर आ गया हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और हमारे जो विशेष मेहमान हैं, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सर, एक एम्बेसी है देश की राजधानी दिल्ली में, उसे पैलेस्टाइन एम्बेसी कहते हैं, शायद आपने सुना होगा। हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ, तो मान्यता तो हमने उनको पूरी दे रखी है सर। यहाँ पे हमास की एम्बेसी नहीं है सर, इजराइल की भी है और पैलेस्टाइन की भी है।
पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, जिसका इस समय जिसकी राजधानी आप वेस्ट बैंक में है, जिसके महमूद साहब मोहम्मद साहब जो हैं वो वहाँ पर उसके प्रेसिडेंट हैं। हम आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बता दूँ सर, जो मैंने अपने गले में पहना हुआ आप शायद देख नहीं पा रहे, ये स्टार ऑफ डेविड है। ये इजराइल की निशानी है, राष्ट्रीय चिन्ह है। दिल से जन्म से भारतीय हूँ, लेकिन आज मेरा दिमाग इजरायली है, मैं यहूदी हूँ। क्योंकि जो बर्बरता का सबूत हमने देखा है सर, वो किसी को नहीं देखना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि औरतों और बच्चों पर ये किया जाए। 26/11 को क्या हुआ था सर हमारे देश भारत में? 9/11 को क्या हुआ था सर? जो बम फेंके गए थे वहाँ पर बमों को कहा गया था कि बच्चों को मत मारो, औरतों को मत मारो। मुझे कुछ मालूम नहीं इस प्रकार के बम कौन सा देश बनाता है सर। सच्चाई ये है कि हमने निंदा की है, क्रिटिसिज्म की है हमास की। अगर 6 दिन लगा दिए या 60 दिन लगा दिए या 2 दिन लगा दिए, उसमें किसी को तकलीफ क्या होती है सर? ये सारी दुनिया जानती है कि हमने वोट किया था 1947 में, जब यूएन का वोट लिया गया था। हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पर सिंपली हमने अपोज किया था कि सिंपली एक जूइश स्टेट नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए। लोग मान गए थे उसको, मेजॉरिटी मान गई, हमने भी स्वीकार किया। लेकिन फिर जब यहूदियों ने उसको स्वीकार किया तो फिर अरब देशों ने हमला कर दिया कि मिटा दो इजराइल को। अब सर इजराइल एक सेक्युलर देश है, 1/4 हिस्सा उसकी आबादी मुसलमान है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरे अधिकार देता है। मैं तो रहा हूँ उस इलाके में सर, मैं आपको बता सकता हूँ उसके बारे में। और फिर हमास क्या कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो उनको। ये व्हाट इज दिस सर? ईरान क्या कहता है? अब जो बाइडेन साहब वहाँ पहुँचे, क्या उन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल है, इससे किसको कोई क्या आपत्ति हो सकती है? दूसरा उन्होंने कहा है इजराइल से कि आप गाजा पट्टी को हड़प मत करिए, क्योंकि वहाँ पर एक पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब दीजिए जो हमारे एंकर साहब आपसे पूछ रहे हैं। जॉर्डन नहीं स्वीकार कर रहा सर। 67 वॉर के बाद कई लाख पैलेस्टीनियंस चले गए थे जॉर्डन, और कुछ देर के बाद वो तब के शहनशाह को बोले कि टाइगर तू भाग जा यहाँ से, अब हमारी हुकूमत बनेगी। उसने फिर अपनी फौज को बोला, उसमें एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब भी थे जो बाद में प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, मार के पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाल दिया। इजिप्ट नहीं चाहता, उनकी समस्या रही है। असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था बहुत साल पहले, मैं सूडान में आपका राजदूत था सर, उससे बहुत पहले अटेम्प्ट हुआ था ये जो होस्नी मुबारक पर, पैलेस्टीनियन लोग उसमें शामिल थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं सर, ये देश पसंद नहीं करते इस टाइप की रियलिटी को। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़िए सर, समझने की कोशिश कीजिए। फाइनली यासिर अराफात की बहुत तारीफ होती है सर। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था, आपको बहुत सर एंकर साहब मुझे 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स और दे दीजिए। उस समय ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल चला था, निकरागुआ में कम्युनिस्ट रेजिम के अगेंस्ट अमेरिकन लड़ रहा था, उनको हथियार देना चाहता था, डायरेक्टली दे नहीं सकता, तो ईरान को बोला कि तू हथियार दे, इजराइल को बोला तू ईरान को रिप्लेस कर, सऊदी को बोला तू पैसे दे दे इजराइल को। सऊदी किंग फहद थे, रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति से बोले यस मैंने कर दिया, अब आप मुझे पैलेस्टाइन दे दो। रोनाल्ड रेगन साहब, मैं तो वहीं था सर, रोनाल्ड रेगन साहब बोले जी ले लीजिएगा। उन्होंने फिर यासिर अराफात को फ़ोन किया कि हमको पैलेस्टाइन मिल गया। इसने कहा पैलेस्टाइन किसको चाहिए, मैं तो हमेशा के लिए रेफ्यूजी रहना चाहता हूँ, 5 स्टार होटल में रहता हूँ, आप लोग पैसे देते हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए पैलेस्टाइन। ये सच्चाई है सर। वाई डोंट यू एक्सेप्ट दिस? दुनिया बहुत कठोर है सर। एक आइडियलिज्म होता है, एक रियलिज्म होता है। हमारी ट्रेनिंग होती है रियलिज्म की। और फाइनली सर, अगर 1% चांस है वहाँ पर शांति का, तो 100% एफर्ट हम लोग करेंगे, शांति जरूर आएगी, ये जंग जरूर खत्म होगा। जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, कोई ना कोई इसका परिणाम जरूर आएगा सर। ठीक है, मैं सीधे दूसरे वाले अतीक जी, मोहम्मद अतीक जी के पास चलता हूँ। अतीक जी, मुझे बताइए, एम्बेसडर साहब ने समझा दिया कि भाई आप तो ये इसलिए बोलते रहते हैं, इसलिए चिल्लाते रहते हैं क्योंकि आपको चाहिए माल, और ये पाकिस्तान का भी यही हाल है, वो भगवान के नाम पे देते बाबा। फिलिस्तीन का भी यही हाल है। महमूद अब्बासी साहब चिल्ला के हार गए कि हमास आतंकवादी है, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। हमारा मुसलमान उनको ही नहीं सुन रहा जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है। और जो एम्बेसी चल रही है जहां पे चले गए फिलिस्तीन के सपोर्ट में हमारे नेता, उनको यह नहीं पता था कि वो पीएलओ की एम्बेसी है, हमास की कोई एम्बेसी नहीं है भारत में। जो महमूद अब्बासी चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ये फिलिस्तीनियों की जान की दुश्मन है हमास वाले। देखिए दीपक भाई, ये जो अभी वोहरा साहब बात कर रहे थे, तो इजराइल की आवाज़ मेरी कान में सही से आ नहीं पाई,
क्योंकि ये तो इजराइल की बात कर रहे थे, इजराइल की आवाज उठा रहे थे। लेकिन जो चंदे की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, पैसे की बात तो आज इजराइल ने खुद अमेरिका से कही है कि जल्दी से हमको पैसा भेजिए। पैसे की जरूरत तो उसको भी बहुत ज्यादा है। अभी ये जो तमस्खुर की बात कर रहे थे वजाहत कासमी साहब जो बैठे हुए, भाई मैं तमस्खुर कर रहा हूं, आपको समझ में आता हूं, लेकिन चापलूसी नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ऐसे ही लगता है तो सीए में मुसलमानों का नाम डलवा दीजिए। अगर मुसलमानों का इतना ख्याल है तो कह दीजिए ना कि अरे वो ईरान और जॉर्डन लेने को तैयार, चलिए ठीक है, मिस्र और जॉर्डन लेने को तैयार नहीं, मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन के लोगों को आपको पाकिस्तानी चाहिए। मोहम्मद अतीक साहब कहां का तर्क कहां ले जाते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं आपको और रिफ्यूजी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, मतलब क्या लेवल है लोग अगर इतना प्यार दिखा रहे हैं मोदी जी के साथ में, इतना प्यार दिखा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, महान प्रधानमंत्री हैं, बोले फलस्तीन के साथ में हैं, मतलब वो नहीं बोले हैं, उन्होंने पीछे से किसी से कहलवाया है कि बोल दीजिए कि फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इतना प्यार है कि सीए में मुसलमानों को अलग कर दिया कि मुसलमानों को नहीं देंगे। है क्या? अगर कहीं जुल्म होगा तो मुसलमान अलग हुआ, सही दुकान चलती रहनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। अंबर अब क्या बोलेंगे, सीए कहां पहुंच गए? नहीं, और सीए का क्या मतलब, जॉर्डन ले नहीं रहा है, और आपने जो जॉर्डन ले नहीं रहा है मुसलमान फिलिस्तीनियों को, नौकरी करी होगी क्या? मिस्र ले नहीं रहा है, इनको सीए में मुसलमान चाहिए। गजब है। अंबर दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अरे नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इनको बोली थोड़ा समय दे, मैं थोड़ी देर अपनी बात रख लूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भाई साहब ने सवाल उठाया था कि आतंक के, अतीकुर रहमान साहब का सवाल था, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, कि आपने रिश्ता जोड़ा भारत के मुसलमानों का आतंकवाद का, जो कि नहीं साबित हुआ। तो उसका मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले रैली किसने निकाली जिसमें ये बोला गया कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सड़कों पे रैली निकली समर्थन में। आप ये कहते हैं कि आप हैं आतंकवाद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो जब इजराइल की महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर ज्यादती होती है हमास के आतंक के द्वारा, तो आप क्यों उनका खंडन नहीं करते? क्यों आपने उसकी निंदा नहीं की कि हमास के आतंकियों ने जो किया वो जुल्म है, ज्यादती है और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं? आप पैलेस्टाइन कॉज के साथ हैं या फिर कोई इजराइल कॉज के साथ है तो समझ में आता है, लेकिन हमास के साथ कोई कैसे हो सकता है? क्यों भारत के लोगों में जो हमास का समर्थन दिख रहा है, जेएनयू हो, जामिया हो, उस्मानिया हो, केरला हो, हर जगह लोग निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम जुल्म ज्यादती के खिलाफ है, जुल्म ज्यादती के खिलाफ है। तो इजराइल के साथ जो जुल्म ज्यादती हुआ है, तो वहां पर आपकी इंटेलेक्चुअलिज्म कहां चली जाती है? माफ कीजिएगा, आप इंटेलेक्चुअली बैंक करप्ट है। अगर आप जुल्म और जुल्म में फर्क देखते हैं, आप अपनी तरफ से चूज कर लेते हैं कि ये जुल्म मुझे, मेरे एजेंडे को सूट करता है, तो मैं यहाँ पे तो आवाज उठाऊंगा, सड़कों पे उतरूंगा। लेकिन हमास वाले मुसलमान है ना, अंबर मुसलमान है, उम्मा कैसे होगा अतीक भाई का? मैं वही मुसलमान है हमास वाले, उनके गलत को गलत थोड़ी कहेंगे। दूसरी बात ये कौम के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा इनका। क्यों नहीं बोलेंगे आप बताइए? सबसे बड़ी बात तो ये कि आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हैं कि उनको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो पूरा फर्रा निकाल दिया और बोल दिया कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो बहुत गलत है। हमास जो है वो स्वतंत्रता, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा है, तो उनको तो आतंकी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अब उसके पैलेस्टीन के लीडर बोलते हैं प्रेसिडेंट के भाई वो आतंकी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं भाई वो आतंकी नहीं, वो तो गांधीयन है, वो तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह के तो लोग भारत में मिलते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर। इस तरह के लोगों को क्या इलाज कीजिएगा जिनको यही नहीं पता कि भारत की नीति क्या है, नीति के खिलाफ उठकर चले आते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो कानूनी कितने कानून के खिलाफ जा रहे हैं। हर एक संगठन की जिम्मेदारी होती है कि देश की नीति का पालन करना चाहिए। आप उठ खड़े हुए और आतंक का समर्थन कर रहे हैं, ये किस तरह की लड़ाई है? अगर आप जुल्म में फर्क नहीं कर सकते, आप आतंक के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, तो आप तो पैलेस्टीनियंस के कॉज को आप डैमेज कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको तो हमास पे सवाल उठाना चाहिए था, जिसने उकसाने वाला हमला किया इजराइल पर, जिसकी वजह से फिलिस्तीन के मुसलमानों को जुल्म सहना पड़ रहा है। आपको तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन आप तो खामोश बैठे हैं। दूसरी बात सीएनआरसी की बात आप कर रहे थे भाई साहब, तो पहली बात तो यह है कि आप पढ़ के आ जाइए सीएनआरसी था क्या, क्यों बना, क्यों हुआ। अगर आप सीए में फिर से अगर मुसलमानों का नाम डलवाएगा तो फिर तो भैया पार्टीशन अनडन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, फिर तो सीएनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप देश का विभाजन भी कीजिए धर्म के खिलाफ, फिर जो पाकिस्तान मुसलमान गए उनको भी सीए के अंतर्गत आप यहीं पे ले आइए, उनको भी यहीं पे डाल दीजिए। तो भाई पार्टीशन किया क्यों था? आप भारत से पाकिस्तान बनवा लीजिए, फिर बांग्लादेश बनवा लीजिए, फिर आप दूसरा बनवा लीजिए, फिर आप कुछ और बनवा लीजिए। भाई साहब आप थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, आप पता
साहब मुझे कुछ नहीं, आपको पता नहीं, आपको लगता है कि सीएनआरसी के नाम पर आप नहीं, लोगों को सीएनआरसी के बारे में और सभी आप को यही धरने पता है बंद कि करेंगे, उसमें तकलीफ मुसलमानों का नाम करेंगे। नहीं है, मोदी जी का अत्याचार है। सीएनआरसी क्या है वो पढ़ना ही नहीं है। मुसलमानों का नाम हो नहीं सकता भाई साहब, क्यों नहीं है? आपको पढ़ के आइए ना, पढ़ के आइए ना, तब पता चलेगा। आप यहाँ पर स्वरा भास्कर क्यों बन रहे हैं? अब आप थोड़े सवाल करेंगे ना तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। यहाँ पर आप जोर जोर से राक्षसों वाली हंस रहे हैं, तो आप अपनी बेशर्मी देखिए, मैं आपकी तरह लकीर का फकीर नहीं हूँ, आपको पता मैं चल सब जान जाएगा। करके आता हूँ। लकीर के फकीर नहीं है भैया, हम तो भारतीय एजेंडा चलाते हैं और अपने देश के खिलाफ। अच्छा, मोहम्मद अतीक साहब मुझे बताइए, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है अभी? महमूद साहब, गन लेकर फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, हम भारतीय हैं और भारत में रहेंगे। अच्छा आतिक साहब बताइए ना, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? देखिए, अभी आप कह रहे थे ना कि जो है महमूद अब्बास जो है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि गाजा क्या है, अब्बास साहब ने। वेस्ट बैंक क्या है। चलिए मुझे आज अंतर ही समझा दीजिए। आप फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं ना, थोड़ा सा मुझे अंतर समझा दीजिए। वेस्ट बैंक क्या है, गाजा क्या है, बता दीजिए थोड़ा। और इजराइल कहां पर है? देखिए, आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको क्या चलाना है, आपको खबर में टीआरपी कितनी उठानी है, आप ये समझिए। आप मुसलमानों के बैतुल मुक़द्दस के बारे में मत समझिए, आप वेस्ट बैंक के बारे में मत समझिए, आप गजा के बारे में मत समझिए, आप यूनाइटेड नेशन ने जो दो पार्ट दिए थे, 2 मुल्क दिए थे, उसके बारे में मत समझिए। आप ये समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा कैसे चलाना है। आपको ये समझना चाहिए। दीपक जी माफ करिएगा, मुझे ये बात कहनी चल रही है। दीपक जी माफ करिएगा, मुझे बात कहनी चल रही है। लेकिन ठीक है, आपके पास वोरा साहब बैठे हुए ना, इजराइल के प्रतिनिधि, आप उनसे पूछ लीजिए ना, वो बता देंगे आपको सारी चीजें। ठीक है, मैं एक ब्रेकिंग में जा रहा हूं, अंबर मैं आप ही के पास आऊंगा। मुफ्ती साहब से भी एक कमेंट लूंगा। एम्बेसडर वोरा कुछ कहना चाहते हैं, जोड़िए सर। नहीं सर, मैं ये हमारी बेटी जो बोली है, भारत की बेटी, मैं शायद इनसे मिला नहीं हूं मैम, पर दाद देता हूं। आई सल्यूट योर करेज, आई सल्यूट योर कन्विक्शन। दूसरा सर, इन्होंने वेस्ट बैंक के बारे में पूछा है, तो वो इजराइल के ईस्ट में, तो वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं ये भी मैं बता देता हूँ सर। मैं उस एरिया में रहा हूँ, जॉर्डन नदी बहती है वहाँ पर सर, ये उसका वेस्ट बैंक है, इसीलिए उसको वेस्ट बैंक कहा देखिए, ये बड़ा जुल्म है। जब दीपक वोरा साहब बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। बड़ा है सर, ये सब इजराइल कर रहा है, ये सब इजराइल। सच्चाई आपके कानों में नहीं जाती, आपके कान बने ही नहीं है। बुरी बातें अल्लाह ने मुझे सुनानी ही नहीं है, बुरी बातें अल्लाह ने मुझे सुनानी ही नहीं है, बुरी बातें अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत नहीं दी है कि मैं बुरी बात सुन सकूं। सीधे हॉटलाइन है आपकी, हॉटलाइन, नीचे कोई मामला ही नहीं है। एम्बेसडर वोरा, मैं तो कह चुका हूँ। क्या है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ, वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, बाकी नहीं सुनते, सुनना नहीं चाहते हैं। हमारी बेटी जो कह रही थी, मैं उन्हीं की तारीफ कर रहा था कि इन्होंने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, शी बिलीव्स इन व्हाट शी इज सेइंग। थैंक यू मैम। और फिर जो वेस्ट बैंक का मैंने आपको बता दिया, और ये जो हमास है सर, इसका पूरा नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। आप इसका इतिहास पढ़ेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो इन्होंने कहा है कि इजराइल को जीने का कोई हक नहीं है, जबकि इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी समुदाय लोगों को अधिकार है कि वो अपना धर्म प्रैक्टिस करें। और दूसरा आपने कहा है कि कभी रोका नहीं था जूस को फ्रॉम द वेलिंग वॉल। सर, शायद आपका इतिहास अनोखा है या फिर जो बाकी पूरी दुनिया रखती, कितनी बार तो आपने उनको रोका है सर वेलिंग वॉल पर जाने से। आपने कहा है कि ये हमारा है, आप यहाँ नहीं जा सकते। बहुत जंग उस पर हुए हैं सर, बहुत झड़प हुई है पुलिस के साथ। सर मेरे आपसे अनुरोध है सर, मैं तो डिप्लोमेट हूँ, 50 साल हो गए हैं, जो भी कुछ हम कहते हैं हम अपनी जानकारी प्रॉपर लाते हैं सर, तभी हम डिबेट करते हैं, हवा में बातें नहीं करते। यहाँ डिप्लोमेट वाली जुबान इस्तेमाल मत कीजिएगा, सच इस्तेमाल करिएगा, जो सच होगा वही बताइएगा। अतीक साहब, आपको पता है कि इजराइल में मुसलमान भी रहते हैं? आपको पता है कितने मुसलमान हैं इजराइल में? कब 18 लाख मुसलमान रहते हैं। मैं खामोश। हिंदुस्तान के मुसलमानों के 18 लाख मुसलमान इजराइल में रहते हैं सर, के मुसलमानों और उनको वही हक है जो एक यहूदी को है। चलिए कोई बात नहीं। Z News.